Hello, dear students. Welcome in this 14th lecture of management. Before I start this lecture, I would like to recapitulate whatever I have discussed in the previous lecture, that is in lecture 13. So, in the previous lecture, we have discussed about fundamentals of departmentation, meaning of departmentation, and then types of departmentation, again centralized and decentralized structure under the departmentation, where needs, importance and aims of departmentation has also been discussed. Today I am going to discuss about authority, responsibility and a span of control under departmentation. So let us start with learning outcome of this lecture. So after this session, students will be able to distinguish between authority and responsibility, define authority and responsibility, explain the span of control, and describe the importance of a span of control. So this skill will be inculcated in among you people and students after completing this lecture. So let us start with authority and responsibility. So what is authority? Authority is power to take decision. व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी क्या है? तो यह एक आपके पास शक्ति है, पावर है किसी भी डिसीजन लेने के. एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक लाइन में, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क ऑन गिवन टाइम. जो भी समय दिया गया है उस समय पर ही काम को पूरा करना ऑब्लिगेशन है. सो अब हम इसको एक एक करके व्याख्या इसका डिटेल में करेंगे. अब आते हैं अथॉरिटी. अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन. यानी अथॉरिटी वो राइट एक इंडिविजुअल की शक्ति को बताता है, अधिकार को बताता है, जो कि अपने अधीनस्थ जो उनके सबऑर्डिनेट हैं उनको कमांड देता है टू टेक एक्शन विद इन अ स्कोप ऑफ हिज पोजीशन. जो भी उसके क्षेत्राधिकार में है, जो उसके पोजीशन के क्षेत्राधिकार में है उसके ऊपर. मोर ओवर it also refers to right to take decision inherent in managerial position to tell people what to do and accept them to do it. यानी इसके अतिरिक्त यदि हम कहें तो ये भी दर्शाता है कि जो भी डिसीजन लिया मैनेजरियल पोस्ट का व्यक्ति, जो कुछ भी कहा, तो जो उसके अधीनस्थ पीपल हैं उस काम को करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो उसका इंस्ट्रक्शन है, जो उसका डिसीजन है, उसको फॉलो करते हुए. अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए इसको हाईलाइट भी मैंने कर रखा है. और भाई बार बताऊं कि जो अथॉरिटी होती है, जो शक्ति, वो ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो करती है. जैसा कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया था. द सुपीरियर हैज अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट. और जो सुपीरियर हैं, बॉस हैं, उनका जो अथॉरिटी चलता है, उनका जो पावर चलता है, अधिकार चलता है, उनके जो सबऑर्डिनेट्स, उनके जो अधीनस्थ हैं उन पे. अब अथॉरिटी डिटरमाइंस द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप wherein superior communicate his decision to subordinates expecting compliance from him, and subordinate execute the decision as for the guidance of the superior. यानी कि जो अथॉरिटी है वो एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को बताता है, उसके संबंध को बताता है, जहाँ की सुपीरियर कोई भी आदेश को कम्युनिकेट अपने सबऑर्डिनेट, अपने अधीनस्थों पे करते हैं और ये उम्मीद करते हैं, ये उनसे आशा करते हैं कि उनका जो सबऑर्डिनेट हैं वो उनके डिसीजन और जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए उस कार्य को निष्पादित करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द अथॉरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ and the rules and regulations of organization which limit its scope. ये जो लॉ और रूल रेगुलेशन है उसके द्वारा इसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है अथॉरिटी को, और जिससे कि इसका जो स्कोप है वो लिमिट है कि हमारा कितना तक क्षेत्राधिकार है, कितना तक हमारा पावर है. Then as we go higher up in the managerial hierarchy, the scope of authority increases. जैसे देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा उनकी स्कोप जो है, अथॉरिटी, उनका पावर का क्षेत्राधिकार जो है बढ़ते जाएगा. अगेन अथॉरिटी इज
the formal right of the superior to command and compel his subordinates to perform certain acts, यानी अथॉरिटी जो है एक फॉर्मल राइट्स है उनके सुपीरियर को टू कमांड, जो कमांड देने का, जो आदेश देने का, और उनको बाध्य करने के का भी कि आप इस काम को करिए, इसको परफॉर्म कीजिए अपने सबॉर्डिनेट को, जो कि क्योंकि उनको ये पावर दी गई है सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा। अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। यह एक जो ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है सबॉर्डिनेट की जो भी उनको परफॉर्म करना है, ड्यूटी असाइन किया गया उसको वो परफॉर्म करें, जो एग्जिस्टिंग रूल और गाइड्स लाइन है उसके अकॉर्डिंग ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट अराइजेज फ्रॉम सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप because the subordinate is bound to perform the duty assigned to him by his superior। मतलब जो सुपीरियर है, जो सबॉर्डिनेट है, वो इसमें बाउंड रहता है कि जो भी उसके बॉस ने वर्क दिया है उसको उसको करना है। दस रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवार्ड। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऊपर की तरफ बढ़ती है, दैट इज सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। हर जो सबॉर्डिनेट है अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए जो है ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल, यानी अपवार्ड साइड, अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड, यानी वो भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल। तो वो डाउनवर्ड है, अपवार्ड। अब देखिए, इट कैन बी मोर क्लियरली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग एग्जांपल। कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए पर्सन हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, ओके, पर वीक, okay, suppose the production target is fixed at 100 unit per week, but no authority has been given to purchase raw material, so target cannot be achieved। यानी यही कह रहा है कि यदि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी को कि हर फिक्स्ड किया गया है कि पर सप्ताह आपको 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, लेकिन आपको ये अथॉरिटी दी ही नहीं गई है, आपको पावर कि आप रॉ मटेरियल परचेज कीजिए, तो ये डेफिनेटली है कि ये टारगेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। सो व्हेन एन एम्प्लॉय इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए जॉब, ही मस्ट आल्सो बी गिवन डिग्री ऑफ अथॉरिटी नेसेसरी टू कैरी इट आउट। यानी कि जब यदि किसी को जितना काम करने का उसको दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतना काम आपको कंप्लीट करना है, तो उतने काम के अकॉर्डिंगली उसको उसको अथॉरिटी भी उसको पावर देना होगा ताकि वो कंप्लीट करे। नहीं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, कॉलेज को आपको चलाना है, पावर कुछ नहीं है, कोई आपको फाइनेंशियल पावर नहीं, कोई डिसीजन लेने का पावर नहीं, आप कैसे करिए, कोई रॉ मटेरियल लेने की पावर नहीं ना। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए कि आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर रहेगा, तभी वर्क जो है इफिशियंटली और इफेक्टिवली विद इन स्टिपुलेटेड टाइम कंप्लीट हो पाएगा। नोट, इफ अथॉरिटी ग्रांटेड इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि जो आपको पावर दिया गया है वो जो दायित्व से ज्यादा है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उत्तरदायित्व से ज्यादा है, तो इट मे लीड्स टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी यानी जो पावर है उसका मिसयूज होगा। एंड इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड इज मोर देन अथॉरिटी, देन इट मे मेक ए पर्सन इफेक्टिव। और यदि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया और अथॉरिटी से ज़्यादा, तो वो क्या होगा, इनइफेक्टिव बना देगा। क्योंकि आपके पास, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि आपको 100 यूनिट तो प्रोडक्शन का दे दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अथॉरिटी नहीं दिया गया कि रॉ मटेरियल आप परचेज कीजिए और उसका प्रोडक्शन कीजिए, तो ये तो मिसयूज हो गया, सॉरी, आप इनइफेक्टिव हो गए, कोई आपके पास अधिकार ही नहीं है कि आप कुछ लाइएगा, तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सो अब आते हैं अकाउंटेबिलिटी। ये पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको सोचा कि सिखा देता हूँ। अकाउंटेबिलिटी इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अनडाउटली empower an employee to act for his superior, but the superior would still be accountable for the outcome। यानी जो अकाउंटेबिलिटी, द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये जो है कि आपको जो अथॉरिटी है उसका डेलीगेशन है, उसका प्रत्याय करना, नीचे तक पहुंचाना, टू एम्पावर एम्प्लॉय टू एक्ट हिज सुपीरियर।
फॉर हिज सुपीरियर, यानी जो नीचे की एम्प्लॉय हैं उन एम्प्लॉयज को एम्पावर करना, उनको सशक्त बनाना, ताकि वो अपने सुपीरियर के लिए वर्क कर सके। बट सुपीरियर वुड स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द आउटकम, लेकिन इससे डेलीगेशन से सुपीरियर की जान नहीं बच जाती है, वो फिर भी वो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसकी जवाबदेही है, जो है फॉर द आउटकम, की आखिर क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसा परिणाम क्यों आया, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। सो अकाउंटेबिलिटी implies being answerable for the final outcome। तो अकाउंटेबिलिटी ये है कि आपको उसकी जवाबदेही होती है, उसका आंसर आपको देना है कि व्हाई सच सिचुएशन प्रिवेल्ड देयर। ओके, अब देखते हैं कि इनके बीच थोड़ा सा रिलेशनशिप क्या है। सो मीनिंग में देखते हैं कि अथॉरिटी है राइट टू गिव कमांड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन टू प्रेफर एंड असाइन ड्यूटी, जो भी आपको काम दिया गया उसको करने का उत्तरदायित्व है। और अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ द असाइंड टास्क, और जो भी आपको ड्यूटी दिया गया है उसके प्रति आपकी जवाबदेही, आपको जवाब देना होगा ना। असाइन जो आउटकम है, जो काम हुआ है, वो है अकाउंटेबिलिटी। अब डेलीगेशन, ये देखिए बहुत क्वेश्चन पूछता है, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, इसको डेलीगेट कर सकते हैं। ये responsibility cannot be entirely delegated, partially it can be delegated but not entirely delegated। अकाउंट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, तनिक भी इसका डेलीगेशन नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव रेज करता है। origin arises from formal position authority, arises from delegated authority and arises from responsibility। तो इन इससे होता है। अब फ्लो, इसका जो फ्लो है अथॉरिटी का, फ्लो अप डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ऐसे आता है। देखिएगा आप, अथॉरिटी फ्लो अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ये जो है कि ऐसे जाता है ना। उसके बाद जो है फ्लो अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ये भी जो है ऊपर की तरफ ही जाता है। ओके, क्या जाता है, ये भी ऊपर की तरफ ही जाता है अकाउंटेबिलिटी। तो ये चीज जो है कि ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा कि इस सेक्शन से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है। और डिफरेंस भी पूछ सके तो आप इसको कंपैरिजन पूछे तो ऐसे दिखा सकते हैं, रिलेशन पूछे ऐसे दिखा सकते हैं। अब आते हैं, इफ अथॉरिटी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर है, व्हाट वुड बी। सो नो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी एंड वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी विल बी कंप्लीट ऑन टाइम, यानी वर्क कंप्लीट होगा टाइम पर, कोई मिस यूज नहीं होगा पावर का। इफ अथॉरिटी इज लेस देन रेस्पॉन्सिबिलिटी, यदि जो पावर कम है उत्तरदायित्व से, वर्क विल नॉट कंप्लीट ऑन टाइम, वर्क समय पर पूरा नहीं होगा। ओके, इफ अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रेस्पॉन्सिबिलिटी, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी ना। जब ज़्यादा अथॉरिटी तो उसका मिस यूज होगा। अच्छा, अथॉरिटी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो टाइम कंप्लीट नहीं होगा, आपको इनइफेक्टिव बना देगा, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल से बताया, 100 यूनिट प्रोडक्शन का एग्जांपल। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट while authority is delegated, responsibility is assumed and accountability is imposed। So responsibility is derived from authority and accountability is derived from responsibility। ये ध्यान रखिएगा कि जो responsibility is derived from authority, अथॉरिटी से यानी पावर से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, और अकाउंटेबिलिटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखें। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब होता है कि कोई पार्टिकुलर मैनेजर, कोई व्यक्ति कितने लोगों पे नियंत्रण कर सकता है, कितने लोगों का कंट्रोल कर सकता है। ओके, सो स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू the number of subordinates who can be successfully directed by superior। यानी ये बताता है स्पैन ऑफ कंट्रोल कि जो एक सुपीरियर कितने लोगों को सक्सेसफुली डायरेक्ट कर सकता है, नियंत्रण रख सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ सुपरविजन, स्पैन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, पूछेगा, तीन नाम दे देगा और इसमें से बोलेगा कि चूज द डिफरेंट। तो आप ध्यान रखिएगा, नन ऑफ द एबव दे देगा, चाहे एक और ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव की संभावना है। तो
The term a span of control represent a numerical digit limit of subordinates to be supervised and controlled by a manager. It is an important principle of a sound organization. ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल यह बताता है, ये न्यूमेरिकल लिमिट को बताता है कि एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है, उसका ऊपर कंट्रोल रख सकता है. दिस स्पैन ऑफ कंट्रोल हैज आल्सो बीन डिफाइंड एज हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स of superior can be effectively supervised, and this नंबर वेरीज अकॉर्डिंग टू पर्सन. यानी ये बताता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल की हैज बीन डिफाइंड एज हाउ मेनी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, कितने ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स सुपीरियर से इफेक्टिवली सुपरवाइज हो सकते हैं ना. सो नंबर वेरीज अकॉर्डिंग टू पर्सन, यानी व्हाट आर द, सब किसी को ज़्यादा सुपरवाइज करने की एबिलिटी है, किसी को कम है, तो हर व्यक्ति से व्यक्ति जो है स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोलिंग पावर है वो वेरी करता है. तो कोई आप इसमें से एक दो एग्जाम्पल याद करके आप लिख सकते हैं एग्जाम में, रिडिफाइन करने के लिए बोले तो ना, स्पैन ऑफ कंट्रोल. अब व्हाट डिटरमाइंस स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्या डिटरमाइंस करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल? तो नेचर ऑफ द वर्क इन्वॉल्व, नीड फॉर सुपरविजन, किस तरह का वर्क है वो, देन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय, then nature of layers in the hierarchy, flatter structure have encouraged wide span of control. तो इस तरीके से ये सारे चीज डिसाइड करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल. ओके, नेचर वर्क वर्क क्या है, डिग्री ऑटोनॉमी कितनी है, नेचर ऑफ लेयर कितने हैं इन हायरार्की में, इससे जो है कि फ्लैटर है कि शंकु टाइप का है, इस तरीके से. अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल. सो स्पैन ऑफ कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ टू रीजन. फर्स्ट, span of management affect the efficient utilization of managers and इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ सबॉर्डिनेट. ये क्या करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है पर कि ये जो है मैनेजर को इफिशियंट यूटिलाइज करता है, एंड जो सबॉर्डिनेट है उसका इफेक्टिव परफॉर्मेंस होता है. सो इफ द स्पैन इज टू वाइड, मैनेजर आर ओवरबर्डन and subordinate receive little guidance. If a span management is too narrow, manager are underutilized and subordinates are ओवर कंट्रोल. तो ये ध्यान रखना चाहिए कि न तो जो स्पैन है वो ज़्यादा वाइड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नैरो होना चाहिए, मिडिल में. यानी नैरो कहने का मतलब कि ऐसे कम ही लोग हैं, और वाइड कहने का मतलब कि इस तरीके के हो कि ज़्यादा लोग. तो यहाँ का मैनेजर ओवर बर्डन होगा, यहाँ का लेस बर्डन होगा, और एम्प्लॉय ओवर कंट्रोल्ड होंगे, यहाँ लेस कंट्रोल होंगे. तो ये सारी चीजें हैं. अब सेकेंड रीजन, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट and organization structure. So a narrow span result in all organization with many level of supervision between top management and lowest organizational level. तो एक चीज है कि उनके बीच में बहुत सारे जो है कि मैनेजमेंट का लेयर है ना, इसलिए जो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल इज इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन विद मेनी लेवल्स ऑफ, बहुत सारे लेवल है, ठीक है, टॉप से लेकर लोअर तक, बॉटम तक. ऑन द अदर हैंड, वाइड स्पैन नंबर ऑफ स्पैन नंबर फॉर द सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिजल्ट इन फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन विद फीवर मैनेजमेंट लेवल बिटवीन टॉप टू बॉटम. तो ये सारी चीजें जो है कि जो है इसमें है तो इसमें कम है लेयर, इसका है तो बोलता है कि बहुत ज़्यादा है. तो ये सारी चीज़ें से इसकी जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल का. हालांकि ये एग्जांपल नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बता दिया, ये एग्जाम में नहीं, कम पूछता, अभी तक पूछा नहीं है. अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल. तो क्या अफेक्ट करते हैं, कैपेसिटी ऑफ सुपरवाइजर हो गया, कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट हो गया, देन नेचर ऑफ वर्क हो गया, डिग्री ऑफ प्लानिंग, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. तो ये सारा फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल को. यदि आपकी ज़्यादा कैपेसिटी है, अच्छे हैं, काफ़ी स्किलफुल और प्रैक्टिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिस आपके पास ज़्यादा नॉलेज हो, तो आप अच्छे से अधिक लोगों को सुपरवाइज कर पाइएगा, अधिक जो है कि सबॉर्डिनेट्स को हैंडल कर पाइएगा.
ना। तो डिग्री ऑफ प्लानिंग कैसा है, डिसेंट्रलाइज्ड है कि सेंट्रलाइज्ड, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स द टाल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनाइजेशन नैरो इस तरीके से होता है। नैरो जैसा कि मैंने बताया, ये जो है नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सो टाल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इजी टू कम्युनिकेट और बेटर कम्युनिकेशन, यहाँ कोई भी चीज़ इजीली कम्युनिकेट हो जाता है नीचे तक। लार्ज नंबर ऑफ लेवल्स ना, बहुत सारे इसमें लेवल रहते हैं, लेवल ऐसे करके। देन डिसीजन मेकिंग इज वेरी स्लो एंड हाई कॉस्ट, कॉस्ट ज़्यादा इसमें होता है। टू मच कंट्रोल, ज़्यादा कंट्रोल भी होता है, इतने लेयर होते हैं। देन मैनेजर ओवरसी फ्यू सबऑर्डिनेट्स, कुछ सबऑर्डिनेट्स को वो ओवरसीज फ्यू सबऑर्डिनेट्स। वो तो ये जो है कि ये सारी चीज़ें इसमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में पाया जाता है। अब जो है कि वाइड जो नैरो में और वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में फ्लैटर, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये जो होता है फ्लैटर होता है ना, यानी इसमें लेयर्स कम होते हैं। ओके, तो ये जो है कि डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट टू लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, बहुत ज़्यादा है तो सबके पास कम्युनिकेट करना टफ हो जाता है। ये स्मॉल नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं, कम लेवल्स हैं इसमें, फास्टर डिसीजन मेकिंग हो जाता है ऐसे, क्योंकि लेवल कम है। एंड लेस कॉस्ट है, कॉस्ट क्योंकि कम लेवल है तो कम हेड है, और कम हेड है तो कम कॉस्ट है। और डिसेंट्रलाइज टाइप का ये हो जाता है, पूरे डिसेंट्रलाइज है। और मैनेजर ओवरसी लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, और मैनेजर इसमें बहुत ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को देखता है, और ऊपर में क्या है, फ्यू सबऑर्डिनेट्स को देखता है यानी अधीनस्थों को। तो इस प्रकार से हम वाइड और नैरो भी देख लिए। अब आते हैं डिसाइडिंग नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अब इसमें कितना कौन कर सकता है इसको, एक जो है ग्रानी कुनास के है उनका एग्जाम्पल, उससे हम इसको समझते हैं। क्लासिकल राइटर्स हैव सजेस्ट 3 to 8 सबऑर्डिनेट्स आर आइडियल। इनके अनुसार जो है कि 3 से 8 सबऑर्डिनेट्स आइडियल माने जाते हैं। और जो ग्रे कुनास हैं, वो एक फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट, हैज गिवन मैथमेटिकल फार्मूला फॉर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू हिम, as number of subordinate increases arithmetically like 1 2 3 4 5 6 etc, and the number of relationship which the superior has to control increases geometrically, that is like 1 6 18 44 100 244 etc. So the Granicnas theory of a span of control can be more clearly explained with the help of फ्लोइंग डायग्राम। ये जो आप देख रहे हैं, ये बताता है कि यदि एक सबऑर्डिनेट्स है तो कितने रिलेशनशिप होंगे। तो जैसे उनके अकॉर्डिंग देखें तो इनका ए फॉर्मूला है निकालने का। यदि आर आर इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशनशिप एंड एन इक्वल टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, एक है तो एक रखेंगे तो एक ही आएगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम 2 ले लेते हैं, आप 2 ले लीजिए, तो एन इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 टू 4, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो दूना 4, कितना हो गया 2। अब यहाँ 2 और 1 3 हो गया, 3 दूनी की 6, तो रिलेशनशिप कितना हो गया 6 हुआ। तो इतने लोगों को ये बताते हैं कि इतना रिलेशनशिप हो सकता है। अब जो है कि इन्होंने ये जो ग्रेगनास हैं, आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। हालांकि ये पूछता नहीं है, मैं दे दिया हूँ आपके नॉलेज के लिए, यहाँ तक आपको नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा। हमें भी पूछ दे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप DCR, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप एंड क्रॉस रिलेशनशिप। सो direct single relationship DCR, that it arises from direct individual uh, contract of superior with his subordinates ना। ये कहता है ये जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रॉम सुपीरियर, कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ना, to his subordinate. Thus, if there are 3 subordinates under supervisor, there will be 3 direct single relationship. So, formula n equal number of subordinate. तो ये सारी चीज रहेगा। तो ये जो है कि डायरेक्ट। सेकंड है डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप। सो इट इज रिलेशनशिप दैट अराइजेज बिटवीन मैनेजर एंड ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट। यह मैनेजर और ये भी जो है कि ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट के ऊपर बताता है।
रिलेशनशिप को. सो द सुपरवाइजर हैज टू मैनेज हिज और हर ग्रुप रिलेशन बिटवीन ईच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. जो सुपरवाइजर है वो हर ग्रुप में, हर इंडिविजुअल में उसको मैनेज करना होता है. इफ विद द थ्री सबऑर्डिनेट, सुपरवाइजर इज मैनेजिंग 9 ग्रुप ना. तो आप 3 रखिए यहाँ पे. तो आप देख लीजिए, 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 - 1 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 तो कितना हो गया, 2 4 8 हो गया, ठीक ना. और 8 के 20. तो इस प्रकार से आप इसको जब आप सॉर्ट आउट कीजिएगा इस 3 को रखकर, तो क्या आप आएगा यहाँ आप देख सकते हैं. तो ये था डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप ना. तो इसमें आप जो भी मैं नंबर दिया हूँ उसको आप रख कर चेक करिएगा तो उतना आ जाएगा. अब हालांकि इसको ये आपको खाली इतना जान जाना है कि क्या होता है डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप. क्रॉस रिलेशनशिप. सो दिस रिलेशनशिप अराइजेज अमंग द सबऑर्डिनेट्स themselves working under manager. The supervisor has to manage each individual in the team. So thus there are 6 relationships within his subordinates. Okay. तो 6 रिलेशनशिप, जैसे फार्मूला इसका है n - 1. सो n नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स है. तो इस तरीके से फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ये तो हम बता ही चुके हैं कि क्या फैक्टर डिटरमाइन करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल को. तो फर्स्ट नेचर ऑफ वर्क है, देन टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजर, कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स हो गया, देन डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, स्टाफ असिस्टेंस, communication technique, then time available for supervision, graphical dispersion of subordinates. So these are the factors which determine a span of control or a span of management. और ये आपका जो है कि क्वेश्चन फॉर सेल्फ असेसमेंट है, जिसको आप सोल्व करके देखिएगा कि क्या आप इसको सोल्व करने की एबिलिटी आपने ग्रहण किया. तो इस प्रकार आज के हम लोग इस लेक्चर में ये सीखे कि व्हाट इज डिपार्टमेंटेशन, अथॉरिटी एंड डिपार्टमेंटेशन. तो पहले लेक्चर 13 में हम लोग लर्न कर चुके हैं. व्हाट इज अथॉरिटी, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड व्हाट आर द स्पैन ऑफ कंट्रोल. जहाँ की स्पैन ऑफ कंट्रोल के तहत अथॉरिटी के अंदर हम लोग ये जाने कि अथॉरिटी किस तरह से फ्लो करता है, इसका क्या मीनिंग होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, देन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी में रिलेशनशिप. एंड फाइनली जो स्पैन ऑफ कंट्रोल के तहत हम लोग ये लर्न किए कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, क्यों इसका महत्व है, और कौन कौन से फैक्टर स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिटरमाइन करता है. देन वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, देन कैसे डिसाइड होता है, जहाँ के जो है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर स्पैन ऑफ कंट्रोल में हम लोग ग्रैंकुनास का भी देखे एग्जाम्पल. तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं. ओके, तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस.